नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान के किए हमले में 9 विदेशी नागरिक मारे गए हैं। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष मारे गए हैं। यह हमला जहां हुआ वो ईरान की सरहद से 3-4 किलोमीटर दूर है। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए हमले करने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था जिन पर हमला किया गया वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकवादी थे जिन्होंने ईरान के उन इलाकों में पनाह ली थी जहां किसी का नियंत्रण नहीं है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वरिष्ठ इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से बताया है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर बलूच आतंकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों में कई आतंकवादी मारे गए हैं। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर मार्ग बार समाचार कोड नाम से कार्रवाई की। एक बयान जारी कर सेना ने कहा कि 18 जनवरी को तड़के चलाए गए इस अभियान में किलर ड्रोन, रॉकेट, विस्फोटकों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान में हालिया हमलों के लिए जिम्मेदार ईरान में पनाह लिए आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि नागरिक नुकसान से बचने की पूरी कोशिश की गई है। पाकिस्तानी सेना के बयान के अनुसार जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बज्जार उर्फ सोगत, साहिस उर्फ शफाक, असगर उर्फ बाशम और वजी उर्फ जैसे कुख्यात आतंकवादी रह रहे थे। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी सशस्त्र बल आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सुरक्षा की जाए। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों पर बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। बीएलए के प्रवक्ता आजाद बलूच ने कहा, ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बीएलए की मौजूदगी नहीं है। पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। आजाद बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके बलों ने ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बीएलए और अन्य आजाद समर्थक संगठनों को निशाना बनाया है। बीएलए पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है। बीएलए के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के इन हमलों में बेगुनाह लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने पश्चिमी बलूचिस्तान में आम लोगों पर हमला करके मासूम बलूचों को शहीद किया है। ईरान एक के बाद एक पड़ोसी पर हमला कर रहा है। पहले सीरिया, फिर इराक और अब पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया है। इस लड़ाई से पश्चिमी देश खुश हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान की निंदा की है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर ईरान के अंदर हमले करने का रास्ता दिखा दिया है। इससे ईरान के विरोधी पश्चिमी देश को लगेगा कि वो भी ईरान में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए संभव है कि वो ईरान के साथ टकराव से कतराना बंद कर दें। अमेरिका, इजरायल और सहयोगी कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। अमेरिका का कहना है कि गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुतियों को ईरान पाल रहा है। ये तीनों ही गुट अमेरिका, इजरायल के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गजा पर हमले के बाद इन गुटों ने इजरायल और अमेरिका के साथ मोर्चे खोले हुए हैं। इन गुटों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हमले भी किए हैं, लेकिन ईरान पर सीधे टकराव से अमेरिका बचता रहा है। और जब खुद ईरान ने ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया है तो अमेरिका को भी ईरान पर हमला करने का हौसला मिल सकता है, और कारण भी। वहीं पश्चिमी देश इस बात से भी खुश होंगे कि ईरान एक और मोर्चे में उलझ गया है और अब वो अपने गुटों को कब मदद पहुंचा पाएगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान पर ईरान का हमला उसकी गलती साबित हो सकती है। इसने पश्चिमी देशों के लिए रास्ता खोल दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है, ये ईरान और पाकिस्तान का आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, आतंकवाद को लेकर हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम मानते हैं कि देश आत्मरक्षा में इस तरह के कदम उठा सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों में इस देश ने अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान, सीरिया और इराक में ईरान के हमले चिंताजनक हैं। मैथ्यू मिलर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ईरान ने इन हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। इस पर उन्होंने कहा, हम इन हमलों की निंदा करते हैं। हमने देखा कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसी देशों की सीमाओं का उल्लंघन किया है।
एक और तो ईरान इस क्षेत्र में आतंकवाद और अस्थिरता की फंडिंग करने वाला मुख्य देश है, वहीं दूसरी ओर वो कहता है कि उसे आतंकवाद से निपटने के लिए यह कदम उठाने पड़े। पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार होने की बात कहे जाने पर मैथ्यू ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। बता दें, मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जैश अल अदल के नाम के संगठन को निशाना बनाते हुए हमला करने का दावा किया था। पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप आपसी रिश्तों को निभाना चाहिए। उन्होंने कहा, ईरान और पाकिस्तान करीबी पड़ोसी और बड़े इस्लामिक देश हैं। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने वाले कदम न उठाने और मिलकर इस क्षेत्र को शांति और स्थिर बनाए जाने की अपील करते हैं। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर फिर से हमले करने का दावा किया है। उसका कहना है कि ये हमले करना जरूरी था, वरना हूती विद्रोही मिसाइलें दागने की तैयारी में थे। अमेरिकी सेना ने कहा कि बुधवार को उसने हूती विद्रोहियों की उन 14 लोड की जा चुकी मिसाइलों को निशाना बनाया जो लॉन्च की जाने को तैयार थी। बुधवार रात लाल सागर में जेनको पिकार्डी नाम का एक व्यापारिक जहाज ड्रोन हमले का शिकार हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदन के बंदरगाह से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में यह हमला हुआ, जिसके बाद भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा आईएनएस विशाखापट्टनम हरकत में आया। आईएनएस विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल से लैस एक युद्धपोत है जो नवंबर 2021 में औपचारिक तौर पर भारतीय नेवी का हिस्सा बना था। पीटीआई ने जानकारी दी है कि जेनको पिकार्डी जहाज पर 22 क्रू मेंबर हैं, जिनमें से 9 भारतीय हैं। जेनको पिकार्डी एक अमेरिकी मालवाहक जहाज है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने बुधवार को कहा था कि उसकी मिसाइलें सीधे अमेरिकी बल कैरियर जेनको पिकार्डी से टकराई हैं। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी जेनको ने कहा है कि क्रू के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है और जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को असम पहुंच गई है। यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने असम में बीजेपी, आरएसएस और असम सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इनका लक्ष्य जनता को लड़ाकर उनका धन लूटना है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू किया है। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता को एकजुट करना है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हर धर्म और जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का है। असम पहुंचे राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ ही जनता का पैसा लूट रही है। हम इस यात्रा के माध्यम से असम के मुद्दे उठाएंगे। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें मांगी हैं, लेकिन सपा को ये मांग अनुचित लगी है। फिलहाल दोनों पार्टियों ने फिर से मिलने और सीटों पर बातचीत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा या रालोद से गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक वरिष्ठ नेता ने अखबार से कहा कि आरएलडी समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है। ये साफ है कि आरएलडी की गठबंधन की कोई भी बात कांग्रेस से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से होगी। आरएलडी की सपा से बातचीत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जारी किए गए ईडी समन अवैध हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें प्रचार करने से रोकने के लिए एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के लिए समन जारी करने की पूरी कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पिछले हफ्ते ईडी ने चौथी बार समन जारी किया था और उन्हें 18 जनवरी या 19 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ईडी को चला रही है। उनका इरादा केवल मुझे गिरफ्तार करने का है ताकि मैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार न कर सकूं। मैंने अपना जवाब केंद्रीय एजेंसी को भेज दिया है। चंडीगढ़ में आज होने वाला मेयर चुनाव फिलहाल टल गया है। चुनाव अधिकारी के बीमार होने की वजह से चुनाव टल गया। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हमारी जीत होते देख बीजेपी तिलमिला गई है, हम फिलहाल कोर्ट जा रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर कहा, हम आज भी चुनाव प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज निर्धारित थे। भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द करती है। ये साफ दिखाता है कि कायर भाजपा इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं।
एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर घर कांग्रेस निकाल रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए विरोधी खेमे ने भी कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दिया है। हुड्डा के विरोधी खेमे में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी जैसे नेता हैं। उनका अपना अभियान इस सप्ताह की शुरुआत में जींद में शुरू किया गया। कांग्रेस संदेश यात्रा का शैलजा, रणदीप और किरण गुट की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान का फोटो गायब है। इससे एक बार फिर गुटबाजी को हवा मिलती हुई दिख रही है। बता दें, हरियाणा में लोकसभा के साथ साथ इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को गुटबाजी भारी पड़ सकती है। कांग्रेस को पहले भी चुनावों में गुटबाजी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों में से 3 ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तीनों दोषियों ने जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ, क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कोर्ट से गोविंद राय ने 4 सप्ताह, जबकि मितेश भट्ट और रमेश चांदा ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी है। इन दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। शुक्रवार 3 जून को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स शिखर सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में बोलते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उनके शासन में राज्य में बेरोजगारी दर 18% से गिरकर 2.9% हो गई है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले यूपी सरकार ने 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 लाख से ज्यादा युवकों ने आवेदन किया है। ये भर्ती ऐसे में यूपी सरकार के बेरोजगारी घटने के दावों पर सवाल उठाना लाजमी है। यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती के आवेदन 17 जनवरी तक मांगे थे। जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उनके मुताबिक एक सिपाही की पोस्ट के 83 दावेदार हैं। करीब 15 लाख महिलाओं ने भी आवेदन किया है। हालांकि महिला सिपाहियों के लिए कुल 12,000 पद हैं। इस तरह महिला सिपाही के एक पद के लिए 125 दावेदार हैं। रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की है। डिजाइन के घटकों में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर के आसपास की मूर्तियां शामिल हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।